हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स और नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम दोनों की डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। लेकिन हम वही टेबुलर फॉर्म को फॉलो करेंगे और हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक शेल में इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहली शेल में आ सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर पता ही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये बाहर शेल्स होती हैं, के शेल, फिर एल शेल होती है, फिर एम शेल होती है, ऐसे के एल एम एल शेल्स ये जो हैं चलती रहती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो पहली वाली शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसके बाद में 8 इस तरीके से 2 8 8 18 32 ये जो है वो ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। जैसे कि किसी का, जैसे कि नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो पहली वाली जो शेल उसके अंदर 2 आ जाएंगी, बाकी जो 8 नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 8। अगर किसी का 9 होता, लाइक फ्लोरीन का 9 है तो क्या होता है इसमें 2 और फिर इसमें कितने आ जाएंगे 7। तो ये जो बाहर वाले जो ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या होता है हर एक जो एटम है वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, मतलब किसी तरीके से उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तभी वो जाके स्टेबल होता है, तभी उसको शांति मिलती है। अदरवाइज़ वो क्या करता रहता है, वो ट्राई करते रहता है कि किसी तरीके से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। जैसे कि ये है फ्लोरीन है तो इस 7 है, ये चाह रहा है कि बस एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए फिर मैं भी क्या हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ। हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, यही स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी फैक्टर है जिसके कारण कोई भी जो मेटल है वो रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, ये सब जो है इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे कि किसी का 4 है, 6 है तो इसको क्या चाहिए, इनको उतने ही इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 4 के पास 4 को अगर 4 और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 6 है उसके पास 2 मिल जाए तो इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में यूजुअली क्या होता है, इनमें लगभग कमी रहती है तो ये चाहते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए ताकि इनका पूरा हो जाए ऑक्टेट। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स के पास एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि 2 8 फिर ये 2 रह गए। अब बजाय कि ये 6 लेना मुश्किल होगा जबकि 2 देना आसान होगा। तो मेटल्स की जनरली ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल्सो हालांकि हाइड्रोजन को हम रखते इस साइड में हैं जैसे कि कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये है एक नॉन मेटल। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी ये आपकी ये जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें आपकी जो ये बुक है उसके अंदर एयर के रूप में दिखाया गया है। तो एयर क्या है, एयर में बेसिकली कोई भी चीज़ जो जलती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, दैट इज़ वाई एनीथिंग बर्न्स। तो हम ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे कि 4Ne + O2 मेक्स Na2O। ठीक है, और ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है फिर इसका नेचर कैसा होगा, ये होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसको आपको याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फिर जो मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर मोस्टली, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनाते हैं और प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था कि जो पानी के अंदर इनसोल्युबल रहें। ठीक है, एक्सेप्शन है ये एक Na2O + H2 मेक्स NaOH, जो कि एक अल्कली है। अल्कली क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब भी एक बेस जो है वो वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन जो बनता है वो अल्कली कहलाता है। ठीक है, तो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन था। नॉन मेटल्स देखो किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। C+O2 मेक्स CO2, S+O2 मेक्स SO2। नॉन मेटल्स ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये कैसे बना रहे थे, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये कैसे हैं, एसिडिक।
CO और H2O है, ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल आपको पता ही है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक होते हैं नेचर में। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स। और ये H2O के अंदर डिसोल्व करके एसिड बना देते हैं, जैसे कि SO2 + H2O मिक्स H2SO3। ठीक है। सो रिएक्शन विद H2O, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और साथ में H2 गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल 2Na + 2H2O मिक्स 2NaOH + H2 + हीट। सिंपल। इधर क्या है, नॉन मेटल जो है वो डू नॉट रिएक्ट विद H2O, कोई रिएक्ट नहीं करती है। नॉन मेटल कैन नॉट गिव, क्योंकि वो क्या करती हैं, उनके पास ऑलरेडी कमी रहती है ना, तो ये नहीं दे सकती हैं एक इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन ताकि H2 गैस रिलीज हो सके। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनके पास रहती है कमी। ठीक है, तो ये दे नहीं सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ सो। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, तो मेटल जो है वो एसिड के साथ मिलकर मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाती हैं। जैसे कि हम कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2, दैट इज़ ए मेटल सोल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है। H2SO4 के साथ Na2SO4 + H2। मेटल अगर HNO3 के साथ कोई रिएक्ट करती है तो H2 गैस जो है वो गैस इज नॉट डिस्प्लेस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, HNO3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये H2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। नॉन मेटल क्या होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म H2, ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं H2, तो कैसे बिल्ड होगा फिर। नॉन मेटल कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वो सेम रीज़न है, क्योंकि वो ये भी क्या नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद सोल्ट सॉल्यूशन। सोल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, जैसे CuSO4 + जिंक मेक ZnSO4 + Cu। इसके अंदर क्या हुआ, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, क्योंकि जिंक जो है इससे ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये CuSO4 की बजाय खुद आ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, और क्या बन जाता है ये, जैसे कि NaBr + Cl2, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा + Br2। ठीक है। ये देखो, मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाना चाहूँगी। आप बुक के अंदर जो भी दिया हुआ वो सब आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने एक एक रिएक्शन बताई हैं, इसके अंदर देर आर ए नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो इट विल मोर पॉलिश योर नॉलेज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो देखो, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, वो ये हमें एक टेबल देती है, ये आपको लर्न रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले के कंपैरिजन में। जैसे कि देखो, जिंक ऊपर आ रहा है ना कॉपर से, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, तो ये ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और नीचे जो है कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस सीरीज़। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, तो सोर्स सॉल्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड, और यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा, जैसे कि 2Na + Cl2 मेक 2NaCl। ठीक है, देखो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 281। इसका मतलब इसके पास एक क्या है, एक्स्ट्रा है, ये गिव ऑफ कर सकता है। ठीक है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287। अब 8 पूरा होने में इसके पास एक की कमी है, और वही जो Na है उसके पास एक ज़्यादा है, तो Na क्या कर देगा, क्लोरीन को एक दे देगा, तो इसका ये जो फॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी, NaCl। और इस तरीके की फॉर्मेशन को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड की जो कंपाउंड्स हमारे होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इधर देखते हैं नॉन मेटल किस तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्योंकि शेयरिंग होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इस क्लास की शुरुआत में, एसिड बेस और सोल्ट्स जो मैंने कराया था, तब मैंने स्टार्टिंग में आपको आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। उसके अंदर शेयरिंग होता है और इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। देखो H2 + Cl2 मेक 2HCl।
रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट विद H2 टू गिव मेटल हाइड्राइड, ठीक है। लेकिन मेटल्स भी कौन सी होने चाहिए, रिएक्टिव मेटल्स होने चाहिए, जैसे कि सोडियम है, सोडियम इज़ काफ़ी रिएक्टिव मेटल। देखो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम मैंने आपको बताया भी था कि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको केरोसिन के अंदर डाल कर रखते हैं हम, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ तो वो रिएक्ट करके क्या कर देंगे, रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना ही देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं, तो ये उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सेम इसमें के अंदर होता है नॉन मेटल्स में, ये भी क्या होता है, नॉन मेटल हाइड्राइड बना देंगे। और सेम क्या सिमिलर इज़ द करेक्ट वर्ड, सिमिलर इसके अंदर होगा, नॉन मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे, H2 + S मेक्स H2S, ठीक है। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड इस तरीके के जो कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो ये, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये समझ लो ये एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि सोडियम के पास उतना ही एक्स्ट्रा है जितना कि क्लोरीन के पास कमी है, तो ये समझ लो एक दूसरे के लिए बने हैं। और ऐसे जो फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से देखो ये किस स्टेट में मिलते हैं, नॉर्मली सॉलिड या हार्ड फॉर्म में होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो अगर हम हैमर से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिखर जाएंगे, ठीक है। और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्यों होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो उसको तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू बॉयल और टू मेल्ट देम, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर तो होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक, सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि आयंस है वो सॉलिड स्टेट में हमें पता ही है मूव करना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, वो फ्रीली मूव कर पाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। आयंस जो होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वो मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में वो फ्रीली मूव कर पाएंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। देखो हमने बुक में काफ़ी कुछ इतना सारा जो है वो इस टेबल की मदद से काफ़ी जल्दी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये NaCl के बारे में बताया है, ये देखो ये नोबल गैसेस के बारे में बताया है। नोबल गैसेस क्या होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में वाइट कलर में जो मैंने आपको बताया था, वो मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी, आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नेचुरली ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है। देखो 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, ठीक है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। मेटल्स में क्या होता है, यू कैन सी दे हैव द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास 1 2 3 बस इसी रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नॉन मेटल्स में क्या होता है, देखो 5 6 बस इनको चाहिए होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। एंड NaCl के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ तक जो है हो चुका है। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सेम होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो दे सकता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी ये ले सकने वाले, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर आके बैठता है, जैसे इसके 7 होते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है, अपनी मर्जी से नहीं, 2 ऊपर 2 साइड में, 2 नीचे और 2 इधर, ठीक है। सो ये था। अच्छा, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ये हमने NaCl का रिप्रेजेंट किया है ना, ऐसे ही आपको Na2O और MgO कैसे कर पाओगे। Na2 है मतलब 2 आपको सोडियम के एटम लेने हैं और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके लिए आपको इनको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, तो फिर आप सिमिलरली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दिस, कौन से आयन्स प्रेजेंट है, आयनिक है, कोवलेंट है, कौन से हैं। अगर शेयरिंग हो रही है तो कोवलेंट है, और अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आयनिक है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, दैट इज़ वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये पूरा डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। ये जो बुक में है उसको ज़रूर रीड करना है आपको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।